आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय हम गोरखपुर में हैं। गोरखपुर की आर्य नगर में है। आर्य नगर में कुछ लोग हैं, यहाँ पे हैं। आज बात करते हैं 2024 के चुनाव में किसका सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी कि इंडिया की सरकार बनेगी। आइए बात करते हैं। पहले इनसे पूछते हैं कि इनका परिचय क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामधनी शर्मा है। मैं एक सामाजिक संगठन का अध्यक्ष हूँ जो आज यूपी में लगभग 25 से 30 जिला में संगठन मेरा रन कर रहा है। जैसा आपने कहा कि सामाजिक संगठन से आप जुड़े हुए हैं, तो सामाजिक कार्य क्या क्या करते हैं आप? सामाजिक कार्य में जैसे बच्चों को रोजगार से संबंधित मेरी एनजीओ है। एनजीओ से संचालित में जितने भी छोटे मोटे काम आते हैं उनको बच्चों को सिखाना, इससे मैं लोगों को रोजगार के प्रति प्रेरित करना, ये मेरी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। तो आप सामाजिक संगठन से जुड़े हैं। इस समय सरकार जो बीजेपी वर्तमान सरकार है, तो एनजीओ को क्या सहयोग कर रही है कि नहीं? इस समय इस सरकार में तो असंभव है कि किसी संस्था को कोई धन मिल सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी सरकार 6 साल से ऊपर हो गई, लेकिन मैंने दो बार अप्लाई किया संस्था के बायलॉज के साथ। मैंने सरकार को आमंत्रित किया, कई बार सरकार के कई लोगों को मैंने बुलाया कार्यक्रमों में, लेकिन आज तक संस्था को कोई एक प्रकार का अनुदान नहीं मिल सका। तो किस तरह से आप सामाजिक संगठन के जुड़े हुए हैं, किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं इस समय? इस समय सिलाई, कढ़ाई, बुनाई प्रशिक्षण पे काम चल रहा है। लोगों को महिला सशक्तिकरण पे भी काम चल रहा है। बेटी बचाओ, माँ पाना है तो बेटी बचाना है। लाजमी है, अगर माँ नहीं होती, बेटी नहीं होती तो माँ नहीं मिलती। तो इसलिए पहला प्राथमिकता होता है कि बेटी अगर माँ पाना है तो बेटी बचाना है। सरकार इसको भी बाखूबी उठाई, लेकिन जो सरकार की नीतियाँ थी, शायद वह नीतियाँ सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाई। जैसा आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा तो बीजेपी का था। हाँ। और महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, तो कैसे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी काम नहीं कर रही है? आज मैं पूछना चाहता हूँ प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार जब सत्ता में आई थी तो कही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी को पढ़ाने के लिए कैसे कोई आगे आएगा जब शिक्षा नीति ही बढ़िया नहीं होगी? आज उदाहरण के तौर पे कई चीजें हैं जो आपके पास पेश किया जा सकता है। बच्चों के साथ जो भेदभाव चल रहा है शिक्षा में, आज प्राइमरी स्कूल की हालात क्या है, प्राइवेट स्कूलों की हालात क्या है। प्राइवेट स्कूलों में आए दिन हर साल बिल्डिंग के नाम पे, उनके एडमिशन के नाम पे फीस में बढ़ोतरी, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे के अभिभावक को हर तरह से दुखदायी साबित होती है। हाँ, मैं आपका देखिए, जैसे कि शिक्षा पे आपने कहा कि शिक्षा महंगी होती जा रही है, लेकिन सरकार भी तो शिक्षा पे विशेष ध्यान दे रही है, सब्सिडी दे रही है। बच्चों प्राइमरी पाठशाला और जूनियर हाई स्कूल को चल रहा है उनका। प्राइमरी विद्यालयों में आज पिछले वर्ष और इस वर्ष में तुलना करा लिया जाए तो कितना किताबें बच्चों के बीच में अभी तक नहीं मिल पाई हैं। इसका मैं उदाहरण दे सकता हूं। आपके गोरखपुर में ही कई ऐसे विद्यालय चिन्हित हैं जिसमें पूरी किताबें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। ठीक है, आपसे हम आगे बात करेंगे। पहले आपसे बात कर लेते। आपका परिचय जानना चाहेंगे क्या? जी, प्रवीण चौधरी मेरा परिचय है। कहाँ के रहने वाले आप? कहीं इसी मोहल्ले का ही। अच्छा, इसी मोहल्ले यानी कि आर्यनगर के रहने वाले। तो आप 2024 का चुनाव, जो लोकसभा चुनाव होना है, तो किसकी सरकार चाहेंगे? कौन प्रधानमंत्री किस रूप में? निश्चित रूप से मैं इंडिया की सरकार चाहूँगा, क्योंकि आज देश का आवाम वर्तमान सरकार की गलत नीतियों से हैरान और परेशान है। यह सरकार 14 के अपने चुनावी दावों में बड़ी मजबूती से और बड़ी दमदारी से 2-3 विषयों को रखती थी। पहला विषय होता था कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। आज आप जनता से पूछ लें महंगाई की क्या स्थिति है। बहुत हुआ भ्रष्टाचार। आज आप विभागों में जाकर सर्वे कर लें गोपनीय तरीके से, आपको मालूम हो जाएगा। प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, ये गंभीर विषय था। और सबका साथ और सबका विकास के विषय को ही लेकर वर्तमान सरकार को पूरे देश ने जनादेश दिया।
ये तो सबका साथ सबका विकास देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, सबको एक समान रूप से प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया और राशन भी बांटे जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, कैसे आरोप लगाएंगे आप? भाई सबसे बड़ा विषय चूंकि बेरोजगारी का है, आज हर व्यक्ति कहीं न कहीं से अपने रोजगार को लेकर चिंतित है। हर पढ़ा लिखा नौजवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। भाई यह तो कुछ कार्यक्रम तो सभी सरकारें करती हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी आवास दिया, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस प्रकार के तमाम कार्यक्रम चलाए। यह एक अलग विषय है। जैसा कि देखिए कोरोना आया, कोरोना के बाद पूरे विश्व में मंदी का दौर था। इसमें मंदी का दौर में इस तरह का कार्यक्रम करना, इस तरह का लोगों को सहयोग करना, तो क्या आप कह सकते हैं? पूरा देश कहीं न कहीं सहयोग में खड़ा था भाई। सरकार अगर कहीं न कहीं काम कर रही थी तो उस काम को पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने महसूस किया। और हम आप भी तो लगे हुए थे पीड़ितों की मदद के लिए। तो इसी कोरोना काल में बहुत से रोजगार खत्म हुए, बहुत से बेरोजगार हुए, तो अब धीमे धीमे गति मिल रही, रोजगार बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में भी खत्म हुए और नोटबंदी और जीएसटी में भी बड़े पैमाने पर सभी सेक्टर कहीं न कहीं से तबाह और बर्बाद हुए। बड़ी संख्या में लोग उन गलत नीतियों से लोग बेरोजगार हुए। ठीक है, आपसे बात करते हैं। आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? नवनीत श्रीवास्तव, पूर्वांचल प्रभारी, हिंदू महासभा। जी, हिंदू महासभा। तो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो क्या कहना चाहेंगे? विपक्षी पार्टियों का काम है आरोप लगाना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इस समय जितना विकास हो रहा है, धरती से लेकर आकाश तक, हिंदुस्तान से लेकर के विदेश तक भारत का नाम गूंज रहा है। उसके लिए जो भी बन पड़ रहा है मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए मोदी और योगी की सरकार हमें चाहिए और निश्चित रूप से यह सरकार विकास के लिए सबसे आगे है। इसलिए आपने कहा तो विकास के लिए आगे, लेकिन इन्होंने कहा कि विकास दिख नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी छिन जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? कैसे नहीं दिख रहा है? अभी आप गोरखपुर के बगल में ही गीडा ले लीजिए। गीडा में ऐसी ऐसी फैक्ट्रियाँ आ रही हैं जिसमें हजारों लोग रोजगार मिल रहा है। अब क्या चाहिए? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। विपक्ष का काम है आरोप लगाना और आरोप लगाते रहेंगे। जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल का महामंत्री हूँ। और जैसा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की सरकार में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको शुरू के बिंदु में ले जाना चाहता हूँ, इसलिए जब शुरू के बिंदु में ले जाऊँगा तो आपको उसके विषय में कुछ मालूम चलेगा। पहला चीज़, मेरी सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए। उन्होंने पहला काम किया, शक्ति संपन्न देश बनाया और 5वें नंबर पे भारत खड़ा हुआ। उस समय भी कहा गया कि कांग्रेस ने ये बनाया था, लेकिन जिसने शक्ति का परीक्षण किया, जिसने भारत को मजबूत किया, नाम उसका लिया जाता है। फिर मैं कहूँगा, फिर आर्थिक प्रतिबंध से भारत को झेलना पड़ा। वाजपेयी जी ने कहा, तुम लोग मुझे क्या झेलाओगे, मेरे पास तो बहुत बड़ा बाजार है, मैं अपनी जनता के सामने अगर हाथ फैला दूंगा, मेरी जनता 10-10 रुपए भी दे देगी तो मैं इस भारत को चला दूंगा। फिर बात आई, फिर उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जितने भी रोडें हैं, जैसे सड़क, गांवों को सड़कों से जोड़ो, चौड़ीकरण करो। जो हमारे लोग गांवों में मर जाते थे, सड़क पे नहीं आ पाते थे, एम्बुलेंस गांवों में नहीं जा पाती थी, उसका निर्माण किया गया कि आज घर घर एम्बुलेंस जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी गलती थी। ऐसे ही छोड़ के अगर भारतीय जनता पार्टी रहती तो ये जितने विरोधी हैं आज ये बोलने के काबिल नहीं रहते कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा चतुर्भुज योजना के अंतर्गत चारों तरफ चौड़ीकरण की व्यवस्था, सड़कों की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करना भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे बड़ी गलती रही, जो हर पार्टी की सरकारों ने नहीं किया। वो भारतीय जनता पार्टी ने गलती की, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की गलती रही। भारतीय जनता पार्टी को चतुर्भुज योजना नहीं चलानी चाहिए थी, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी था। भारतीय जनता पार्टी जनता के विषय में सोच रही थी, इसलिए यह काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि जितने भी सड़कों का संजाल वो जानती थी, अगर यातायात व्यवस्था मेरी सुदृढ़ होगी तो मेरा
व्यापार भी सुदृढ़ होगा और हम आगे की तरफ चलेंगे। आज देख लीजिए मोदी जी उसी रास्ते पर चल के आज विश्व में नाम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर मोदी जी ऐसा नहीं करते तो आज ये जितने भी लोग हैं ये इनको चराते हुए नजर आते। जैसा कि आपने कहा कि सड़कों का जाल तो बिछ गया, लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है उसका आरोप लोग लगा रहे हैं कि बेरोजगार युवकों, शिक्षित युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार कम हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये मोबाइल है। मोबाइल में गूगल है, गूगल में जो चाहिए पूछिए सब बताएगा। हम आपसे कुछ कहें, आप हमसे कुछ कहें, इससे कोई मतलब है नहीं। ये क्या रोजगार दे दिए ये लोग तो जेब को भर के किनारे हो गए और जो है इस देश को कंगाल बना के छोड़ दिया। आज मोदी जी की देन है कि भारतीय जनता पार्टी आज भारत नहीं पूरे विश्व में एक नाम कर रही है और ऐसा नाम कोई कर नहीं पाया और न कोई कर पाएगा। आपने सुना बीजेपी के जो समर्थक हैं उन्होंने किस तरह का आरोप लगाया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यही अब उनका अपना नजरिया है, उनका अपना व्यू है। हम लोग भी तो कहीं न कहीं से जनता के बीच में हैं। जनता का व्यू हम लोग के भी पास आ रहा, हम लोग भी देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आज स्थितियां क्या है। मैं बार बार तो कह रहा हूं कि बेरोजगारी और बार बार कह रहा हूं कि महंगाई की क्या स्थिति है। महंगाई की स्थिति कहीं न कहीं से आज चरम पर है। आप गैस जो है, गैस सिलेंडर का दाम 9 साल आपने पूरा बढ़ा के लिया, आज आप 200 रुपये कम करके क्या आप देश को बताना चाह रहे हैं? देश कहीं न कहीं धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहा है। चंद्रयान 3 पे क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से चंद्रयान 3 देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य है और अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है। इस पर हमारी प्रशंसा है। तो विरोध आप केवल महंगाई बेरोजगारी, तो पूरे विश्व में महंगाई मंदी का दौर चल रहा है, बेरोजगार विश्व में हो रहे हैं, तो क्या भारत अछूता रह जाएगा? आपको याद है कि कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और एक मर्तबा पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा था, लेकिन भारत खड़ा था। इस समय भी तो लोग कह रहे हैं भारत खड़ा था, भारत खड़ा है और मोदी के साथ भारत कहाँ खड़ा है? क्योंकि सारी चीजें कह देने से नहीं होती है। जमीनी स्तर पे क्या चीजें हैं, जैसा इन्होंने कहा कि भारत कहाँ खड़ा है, आप बताइए। भारत तो जो है चंद्रयान पे खड़ा है, उससे बड़ा कोई यान हो तो बताइए। अब तो सूर्य पे जा रहा है भारत। अगर सूर्य से भी बड़ा कोई है तो यहाँ तक कि बृहस्पति की भी जो है व्यवस्था बनाई जा रही है कि उसकी भी खोज की जाए कि कहाँ क्या चीज है। अब इससे ऊपर तो हमने देखा आज जितने दिन देश को आजाद हुए सभी लोग बैठे, कोई कबूतरबाजी में गया और कोई कहीं गया। आप बताइए, कोई कबूतरबाजी में गया, इनका आरोप है, कोई कहाँ गया? पहली बात तो मैं बड़े भाई का जवाब देना चाहूँगा, कब तक किसी के पीछे छुपेंगे, कब तक किसी के पीछे छुपेंगे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी हैं, आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूरा देश सम्मान करता है, इसमें दो राह नहीं है। ऐसे नेता थे कि माननीय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो विदेश मंत्री बनाकर भेजे गए थे। उनकी भी कुछ नीतियां थी, उनकी कुछ खूबियां थी, वो पूरा देश सराहता है, उसमें कोई शक नहीं है। वो ऐसे नेता थे, इकलौते नेता उनके भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं कि उनके पीछे सारे लोग छिपते हैं। और लेकिन आज 70 साल बराम 9 साल जो कहा जाता है, हम पूछना चाहेंगे भाई साहब से, 9 साल के अंदर 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात आई थी, महंगाई पे बात आई थी, लेकिन वो चीज़ कहाँ गया? इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के लोग, ठीक है, अब एक सेकंड, एक सवाल ले लीजिए। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि कांग्रेस लूटी। मैं पूछना चाहता हूं, 70 साल में जब कांग्रेस के हाथ में बागडोर गई थी, उस समय हमारे देश के अंदर सुई बनता था क्या? लेकिन सारे चीजें उठी और आज देश कहां पहुंचा। और 2014 में जब सरकार आई तो जितने चीजें बनी थी, आज बता दीजिए, एयरपोर्ट कहां गया, रेलवे कहां गई? आज इन सब चीजों पे सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? जी, आप सवाल आपने किया, अब जवाब पूछते हैं आपसे, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, पहले वो जैसे आप लोग मीडिया वाले हैं, पेपर पढ़ते ही होंगे, लग रहा है भाई साहब पढ़ते नहीं हैं। पहला चीज, एम्सों के निर्माण कितने हुए?
एयरपोर्टों के निर्माण कितने हुए, कितनी चौड़ीकरण की सड़कें हुई, जहाज़ों को सड़कों पे उतार दिया गया, ऐसी ऐसी सड़कें बनाई गई कि आज मेरी जहाज़ें हर सड़कों पे उतर के फिर वहाँ से उतर। क्या कभी आपने किसी सरकार में देखा ये सब? कोरोना काल में वैक्सीन जितनी तेजी में बढ़ा और पूरे विश्व को दिया गया, क्या किसी सरकार ने किया? यहाँ पे फ्लैग भी आया था, देखिएगा कभी उठा के गांव साफ हो गए थे। कांग्रेस ये नहीं पाई थी, ये तो भारतीय जनता पार्टी थी कि आज लोगों के बोलने के लिए जवान है, नहीं तो कोई जवान नहीं होता, सब निकल लिए। ऐसा इन्होंने कहा कि प्लेग आया था उस समय कांग्रेस के दौर में, बहुत सारे लोगों की मौत असमय में हुई थी। कोरोना आया, कोरोना में बहुत कम मौत हुई, इनका कहना है। सबसे पहले मैं उस दौरान को जिस तरीके से जनता ने झेला, जिस तरीके से जनता के बीच में प्राकृतिक आपदा आई, मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगा सरकार को। ऐसा नहीं सरकार को कोई नज़रअंदाज कर देगा। जो सही होगा वो सही होगा, जो गलत है वो गलत है। सरकार उस समय मन लगा के जनता की सेवा की, जनता भी पूरी तरीके से डटी रही। और जनता ऐसा नहीं है कि केवल एक सरकार ही सब कुछ कर डाली है, विपक्ष भी मजबूती के साथ डटा रहा। अगर उस समय रहते हुए सरकार संसाधनों से उपलब्ध कराई होती तो जो रास्ते में लोगों ने दम तोड़ दिया वो घटना नहीं हो पाती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। अब 2024 में देखना है किसकी सरकार बनती है, इंडिया की बनती है कि एनडीए की सरकार बनती है। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।